हेलो, वेलकम टू आगम क्लासेस। आप सबका स्वागत है आगम क्लासेस के इस वीडियोज़ में। पिछली क्लास में हमने बात की थी भारत के संवैधानिक विकास क्रम की। उसी संवैधानिक विकास क्रम के बारे में हम आज भी पढ़ेंगे। आज हम इस संवैधानिक विकास के अंतर्गत देखेंगे ताज के शासन को या इन क्राउन रूल को हम बात करेंगे। पहले हमने पिछली क्लासों में हमने बात की है कंपनी के शासन के बारे में कि जब कंपनी भारत में शासन स्थापित कर लेती है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के माध्यम से भारत में शासन संचालित करती है और कंपनी का जो शासन होता है 1773 से लेके 1858 तक होता है। 1858 के बाद भारत के शासन की जो बागडोर है वहाँ की महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली जाती है। तो ये ताज के शासन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी अब भारत में जो गवर्नमेंट करना है वो सीधे इंग्लैंड से संचालित होना है या गवर्नमेंट या ताज का शासन चलना है, कंपनी का शासन को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। तो इस अधिनियम के बारे में 1858 से 1947 तक जो अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं उन अधिनियमों के बारे में हमें आज चर्चा करनी है। तो उसी क्रम में जो सबसे पहला जो अधिनियम लाया जाता है, इसके पहले हमने लास्ट क्लास में बात की थी 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति को दबाने में ईस्ट इंडिया पूरी तरह से विफल हो जाती है। इसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम आज के क्लास में बात करने वाले हैं 1858 के अधिनियम की, जिसको हम भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम की, जो भारत परिषद अधिनियम है ये 3 आए हैं 1861 में, 1892 में और 1909 में। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 की, 1935 के बारे में। लास्ट में हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। जो भारतीय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। जो भारत शासन अधिनियम है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्यों लाया जाता है या इसके में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो जो भारत शासन अधिनियम है इसको भारतीय लोग कहते हैं या अंग्रेजों के द्वारा कहा जाता है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला ये एक्ट है, या गुड गवर्नेंस के नाम से इस एक्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कहा जाता है कि हमें भारत के शासन को अच्छा बनाना है, इसलिए एक्ट लाया जा रहा है। तो इस एक्ट में प्रावधान जो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर दिया जाता है। इसमें गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व जो संबंधी शक्तियां होती हैं ये ब्रिटिश राजशाही यानी ब्रिटिश महारानी को हस्तांतरित या ट्रांसफर कर दी जाती हैं। इसी में जो अन्य प्रावधान होते हैं, जो इसकी जो अन्य विशेषताएं हैं, इसमें जो प्रमुख होता है कि भारत का जो शासन होता है महारानी विक्टोरिया के अधीन चला जाता है, या महारानी विक्टोरिया भारत के शासन को अब संचालित करती हैं। यहाँ पर भारत का जो गवर्नर जनरल होता है इसका नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया जाता है, यानी वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। और जो प्रथम वायसराय बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया जाता है और भारत में ब्रिटिश राज्य का ये प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत में ब्रिटिश राज्य का जो प्रतिनिधित्व करता है वो करता है भारत का वायसराय, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट अब वायसराय के माध्यम से भारत में शासन संचालित करती है। तो यहाँ पर इसी एक्ट के द्वारा भारत में द्वैत शासन या दोहरा प्रशासन जो प्रारंभ किया गया था उसको भी यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। तो द्वैत शासन या दोहरे प्रशासन की भी यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। आपको कमेंट में बताना है कि किस कानून के तहत या किस एक्ट के तहत भारत में द्वैत शासन की प्रारंभ किया गया था या द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था। इसी एक्ट में एक नया पद बनाया जाता है इंग्लैंड में एक नए पद का सृजन होता है या एक नई पोस्ट बनाई जाती है। जो वायसराय भारत में होता है उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड में एक नए पोस्ट का सृजन किया जाता है या नया पद बनाया जाता है। इस नए पद को बोलते हैं भारत का राज्य सचिव या भारत सचिव के नाम से जाना जाता है। तो सेक्रेटरी ऑफ
स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी फॉर स्टेट फॉर इंडिया, एक नया पद भारत में बनाया जाता है या भारत सचिव के नाम से जिसको जाना जाता है। और प्रथम जो भारत सचिव बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली को प्रथम सचिव बनाया जाता है और इनकी सहायता के लिए या भारत सचिव जो होता है इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक समिति का गठन भी किया जाता है या 15 सदस्यीय समिति भी बनाई जाती है जो कि जो भारत सचिव होता है उसको सलाह देने का काम करती है। इसी के साथ में कुछ अन्य प्रावधान इसमें किए गए हैं। जो मुगल एम्पायर था इसकी पूरी तरह से यहाँ पर समाप्ति कर दी जाती है। जो बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल शासक था, इसके शासन या इसकी सत्ता को भी यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल निकाय थे उनको भी यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। तो ये 1858 का भारत शासन अधिनियम है। इसके बारे में हम फिर से रिवीजन करते हैं या रिवाइज करते हैं इसको जल्दी से। तो इसमें इसको भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया है। गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी जो शक्तियां हैं ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई हैं। फीचर्स जो हमने बात की थी कि जो भारत का शासन है ये महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया है। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया है और प्रथम जो वायसराय हैं वो बने हैं लॉर्ड कैनिंग। द्वैत शासन का अंत कर दिया गया है इसमें और नया पद भारत सचिव के नए पद का यहाँ पर सृजन किया गया है जो कि स्टैनली हॉल भारत के प्रथम सचिव बने हैं। मुगल सत्ता की समाप्ति कर दी गई है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल था ये भी जो निकाय थे इनको भी समाप्त कर दिया जाता है। इसी के बाद में जो 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना जरूरी है। भारतीयों का सहयोग लेना, क्योंकि अंग्रेज अब समझ चुके थे कि भारत में शासन यदि करना है तो भारतीय लोगों को शामिल करना होगा, तभी वो भारत में शासन कर पाएंगे। तो यहाँ पर भारतीयों को शामिल करने के लिए या भारतीयों का सहयोग लेना होगा, इसलिए ये 3 अधिनियम लाए गए हैं। 1861 का अधिनियम, 1892 का और 1909 का 3 अधिनियम पारित किए जाते हैं। इन 3 अधिनियमों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो पहला अधिनियम है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? तो इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत होती है। तो किस एक्ट के द्वारा भारतीयों को कानून बनाने में शामिल कर लिया गया है या करने की शुरुआत होती है? तो वो होती है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। तो इसमें इस एक्ट के द्वारा जो कानून बनाया जाता था उसमें भारतीय लोगों को भी या भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल कर दिया जाता है। इसी एक्ट के द्वारा 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधानसभा में मनोनीत किया था। जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसमें 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग थे, जो वायसराय थे, उन्होंने 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया था या मनोनीत किया था। वो कौन कौन थे? वो थे पहले थे सर दिनकर राव पटियाला के महाराजा और बनारस के महाराजा को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया है, किसके द्वारा नॉमिनेट किया गया है? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1862 में किया गया है। सर दिनकर राव, पटियाला के महाराजा और बनारस के महाराजा। आप इस ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद रख सकते हैं। जैसे तो लॉर्ड कैनिंग दिन में पट्टा बनाओ, तो लॉर्ड कैनिंग ने, तो दिन से हो जाएगा दिनकर राव, पट्टा से हो जाएगा पटियाला के राजा और बनाओ से हो जाएगा बनारस के राजा। तो पट्टा बनाओ, दिन में पट्टा बनाओ से आप याद कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो इसमें अन्य जो प्रावधान किए गए हैं, इसी एक्ट के द्वारा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की जाती है। यानी विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया होती है, यानी जो अधिकार होते हैं वो यानी निचले स्तर पर विभाजित कर देना, इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं।
यानी अंतिम व्यक्ति तक अपने अधिकार या जो नियम कानून है उनको पहुंचा देना, इसी को कहा जाता है, या जो योजना है उसको निचले स्तर तक, यानी निचले स्तर तक विभाजित कर देना, इसी को कहा जाता है विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन। जबकि हमने देखा था कि केंद्रीकरण की जो व्यवस्था है इसकी भी शुरुआत की जाती है। आपको बताना है कि किस एक्ट के द्वारा, जैसे हमने देखा था कि 1773 से लेके 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें केंद्रीकरण की व्यवस्था की शुरुआत या नींव रखी गई थी। तो केंद्रीकरण की व्यवस्था का मतलब होता है जब अधिकारों को किसी एक बिंदु पर या किसी एक व्यक्ति को दे देना, इसको बोला जाता है केंद्रीकरण। यानी एक बिंदु में सभी के अधिकारों को दे देना, ये कहलाता है केंद्रीकरण। जबकि विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि इस पॉइंट से अधिकारों का विभाजित कर देना सभी में, ये कहलाता है विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण के द्वारा जो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियां थी उनको पुनः विधायी शक्तियां दे दी जाती हैं। यानी अब मद्रास और जो बम्बई की जो प्रेसिडेंसियां हैं उनको लेजिस्लेटिव जो पावर्स हैं वो पुनः दे दी जाती हैं कि वो भी अब मद्रास और बम्बई के लिए या बम्बई प्रेसिडेंसी के लिए लॉ बना सकते हैं या कानून बना सकते हैं। इसी के साथ में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दे दी जाती है। पोर्टफोलियो का मतलब है कि यहाँ पर जो काम होते हैं उनको विभाजित कर देना, या मंत्री जो काम होते हैं उनको विभाजित कर देना। जैसे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था में हम देखते हैं कि जैसे रेल मंत्री होता है तो उसको रेल से संबंधित काम दिए जाते हैं, होम मिनिस्टर होता है तो उसको गृह विभाग से संबंधित काम दिए जाते हैं। इसी प्रकार की जो व्यवस्था है या जो पोर्टफोलियो सिस्टम जो प्रणाली है इसकी शुरुआत की जाती है 1859 में, और मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है उसकी नींव यहाँ से रखी जाती है। जैसे हम आज देखते हैं इसी जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है या जो मिनिस्टरी जो सिस्टम है इसकी नींव रखी जाती है इसी अधिनियम से। इसमें जो अन्य जो प्रावधान किए गए हैं कि आपातकाल में वायसराय को ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने की पावर्स दे दी जाती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट्स को जब संसद काम नहीं करती है तो उस समय अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति को पावर्स होती है। अध्यादेश एक प्रकार का जो कानून ही होता है, अध्यादेश जब जारी कर दिया जाता है तो वो कानून ही कहलाने लगता है। तो इसी प्रकार का जो वायसराय को भी पावर्स दे दी जाती है इस एक्ट के द्वारा कि आपातकाल में, यदि आपातकाल या इमरजेंसी है तो वहां पर वायसराय को अध्यादेश जारी करने की पावर्स दे दी जाती है। और ये शक्ति जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस ये जो रहेगा ये 6 महीने तक माना जाता था। इसी के तो इसमें ये प्रावधान किए गए हैं। हम फिर से इसको एक बार रिवीजन करते हैं इसके में कि क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय लोगों को शामिल कर लिया जाता है। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 3 भारतीयों को मनोनीत किया जाता है। इसके द्वारा हमने देखा विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की या प्रक्रिया की शुरुआत होती है। मद्रास और मुंबई जो प्रेसिडेंसियां थी उनको पुनः विधायी शक्तियां या जो लेजिस्लेटिव पावर हैं वो पुनः दे दी जाती हैं। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की जाती है, यानी जो कार होते हैं उनको बांट दिया जाता है अपने विभागों के हिसाब से, या मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है उसकी यहाँ से नींव रखी जाती है। आपातकाल में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी जाती है या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दे दी जाती है। अब हम बात करने वाले हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में। भारत परिषद अधिनियम, तो भारत परिषद जो अधिनियम है, जैसे हमने पिछले एक्ट में देखा कि कानून बनाने के लिए भारतीय लोगों को भी शामिल कर लिया जा रहा है। अब इस एक्ट के द्वारा परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया जाता है। यानी भारतीय लोगों को इस एक्ट के द्वारा जो बजट पेश होता है उस पर बहस करने का तथा प्रश्न पूछने का, यानी प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाता है। बजट को ब्रिटिश कालीन भारत में 1860 में शुरू किया गया है। बजट जो शुरुआत की गई है, बजट की शुरुआत की गई है ब्रिटिश शासन में या ब्रिटिश कालीन भारत में 1860 में इसकी शुरुआत की गई थी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस व्यक्ति के द्वारा या किसके द्वारा सबसे पहले
बजट पेश किया गया था भारत में, ये बताना है। ये जो एक्ट है ये आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के दबाव के कारण लाया गया था, क्योंकि आपको पता है कि 1885 में स्थापना हो जाती है कांग्रेस की, और कांग्रेस की जो स्थापना होती है ये ए.ओ. होम के द्वारा की जाती है। वास्तव में कांग्रेस की जो स्थापना होती है ये भारत के लोगों को नियंत्रित करने के लिए होती है, लेकिन ये जो कांग्रेस होती है ये कुछ इसी के साथ में संसदीय शासन की शुरुआत होती है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसकी भी शुरुआत किस एक्ट से मानी जाती है, तो इसी एक्ट से मानी जाती है। तो ये हमने बात की है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो भारत परिषद अधिनियम में बजट पेश करने या बजट पर प्रश्न पूछने का या प्रश्न पूछने का अधिकार, जैसे हम अपने यहाँ पर देखते हैं प्रश्नकाल, तो प्रश्नकाल की जो शुरुआत होती है वो इसी एक्ट से मानी जाती है 1892 के भारत परिषद अधिनियम से। इसी के बाद में अन्य जो एक्ट लाया गया है भारत परिषद अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम। जो भारत परिषद अधिनियम है इसको हम मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो मार्ले जो जो लॉर्ड मार्ले थे ये इंग्लैंड में भारत के सचिव होते हैं, जबकि जो मिंटो थे वो लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय होते हैं, और इन्हीं के द्वारा यह एक्ट लाया जाता है, इसलिए इसको हम मार्ले मिंटो सुधार या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम में भारत के वायसराय कौन थे, तो भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड मिंटो थे, जबकि भारत के जो सचिव थे जो इंग्लैंड में थे वो थे लॉर्ड मार्ले। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि जब 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया उस समय भारत के सचिव कौन थे, तो वो थे लॉर्ड मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी एक्ट के द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। जो वायसराय था यानी वायसराय ऑफ इंडिया था, इसकी जो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी, इसमें जो प्रथम भारतीय सदस्य को शामिल किया गया है वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, और इनको विधि सदस्य बनाया गया था या लॉ मेंबर बनाया गया था। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो प्रथम भारतीय सदस्य हैं जो कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है यानी कार्यपालिका जो परिषद है उसमें सदस्य बनाए गए थे या लॉ मेंबर्स बनाए गए थे। इसी एक्ट के द्वारा मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत यहाँ से की गई है। यानी कम्युनल जो रिप्रेजेंटेशन है यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान यहाँ पर किया गया, मतलब मुसलमान सदस्यों का चुनाव मुसलमान मतदाता ही या मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। यहाँ पर सांप्रदायिकता के आधार पर डिवीजन किया जा रहा है। इसी एक्ट के द्वारा किया गया है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको सांप्रदायिकता के आधार पर यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो मतलब मुस्लिम जो समुदाय थे इनका यदि चुनाव होगा तो मुस्लिम मतदाता ही इसमें वोट कर सकते हैं, और मुस्लिम जो समुदाय था उसके लिए अलग से यहाँ पर सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, और जहाँ पर वो सीटें आरक्षित की गई हैं वहाँ पर केवल मुस्लिम मतदाता ही उसको वोट कर सकते थे। इस प्रकार से यहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत इस एक्ट के द्वारा मानी जाती है। जो लॉर्ड मिंटो हैं इनको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो क्योंकि सांप्रदायिकता के आधार पर सबसे पहले, सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि जाति धर्म के आधार पर जब हम किसी कास्ट को या बांट देते हैं तो इसी को हम सांप्रदायिक यानी कम्युनल कहा जाता है। तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारत में लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल के रूप में जाना जाता है। तो ये हमने बात की है 1909 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा
वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। विधि सदस्य के रूप में उनको लिया गया था। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इसमें किया गया है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में जो अगला एक्ट आता है, भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो भारत शासन अधिनियम जो 1919 है, इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। जो मॉन्टेग्यू थे ये राज्य सचिव हुआ करते थे इंग्लैंड में, जबकि चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय थे भारत में। और इसी के कारण इसको इन्हीं के समय ये लाया जाता है, इसलिए इनको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो प्रमुख रूप से प्रावधान किया जाता है, भारत में विधानमंडल को, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है या जो विधानमंडल है, उसको द्विसदनीय बना दिया जाता है या द्विसदनीय दिया जाता है। जैसे हम अपने अभी यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी संसद होती है या जो पार्लियामेंट है वो भी दो सदनीय है। उसमें एक होती है लोकसभा और दूसरी होती है राज्यसभा। तो यहाँ पर भी भारत में जो विधानमंडल है उसको दो सदनीय बना दिया गया था। एक होता था उच्च सदन और एक होता था निम्न सदन, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस। ये दो सदन यहाँ पर बना दिए गए थे। किस एक्ट के द्वारा भारत में विधानमंडल को द्विसदनीय बना दिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसने सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन, यानी जो पिछले एक्ट में हमने देखा कि केवल मुस्लिम समुदाय के लिए ही सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन यहाँ पर सांप्रदायिकता का आधार और बढ़ा दिया गया है और सिखों, भारतीय जो ईसाई हैं यानी कि, और भारतीय जो आंग्ल भारतीय हैं यानी एंग्लो इंडियन है, और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत यहाँ पर कर दी जाती है। यानी अंग्रेज अब और बड़े स्तर पर भारत में सांप्रदायिकता के आधार पर डिवीजन करते चले जा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों का तो पर्पज यही था कि फूट डालो और राज करो। तो इसी क्रम में वो पहले मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करते हैं और 1919 का जो भारत शासन अधिनियम होता है, इसमें सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था यहाँ पर कर देते हैं। और जो यहाँ पर इलेक्शन होता है, ये प्रत्यक्ष इलेक्शन होता है, यानी डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पर होता है। यहीं पर लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन का यहाँ पर गठन कर दिया जाता है। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। और जो 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, ये ली आयोग की सिफारिश पर, और जो ली आयोग होती है 1923-24 में बनी थी, इसकी सिफारिश पर ये सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, जिसको हम वर्तमान में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा के नाम से जानते हैं। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हैं। इसी के द्वारा एक वैधानिक आयोग का गठन भी किया गया था। वैधानिक आयोग का गठन किया गया था इसी एक्ट के द्वारा। इसका जो वैधानिक आयोग था, इसका कार्य था कि इसका जो कार्य था 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष रखना था। तो वैधानिक आयोग का जो गठन किया जा रहा है, इसका कार्य क्या था कि प्रत्येक 10 वर्ष में जांच के बाद अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश संसद के लिए प्रस्तुत करना था। इसी के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट और राज्यों के बजट को अलग अलग किया गया था। तो केंद्रीय बजट और राज्यों के जो बजट हैं वो अलग अलग रखे गए थे, तो अलग अलग कर दिया गया था। भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था 1926 में इसी एक्ट के द्वारा, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसी के द्वारा प्रांतों में डायआर्की यानी द्वैत शासन, तो वो द्वैत शासन थोड़ा अलग है। ये द्वैत शासन
ये अलग है, इसको डायआर्की या द्वैत शासन के नाम से जानते हैं। इस डायआर्की में दो प्रकार के विषय थे, एक थे हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय थे यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, और आरक्षित यानी रिजर्व जो सब्जेक्ट थे। यानी जो हस्तांतरित सब्जेक्ट थे, हस्तांतरित सब्जेक्ट गवर्नर इस कार्य में उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हैं। यानी जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसके प्रति जो उत्तरदायी जो मंत्री हैं उनकी सहायता हस्तांतरित सब्जेक्ट में लेता था। और जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर कार्यपालिका परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर द्वैत शासन की शुरुआत इस में की जाती है। इसके बाद में आता है साइमन कमीशन, या जिसको हम बोलते हैं साइमन आयोग या साइमन कमीशन। तो जो साइमन कमीशन होता है, जैसे हमने अभी इस वाले एक्ट में बात की है कि यहाँ पर वैधानिक आयोग का गठन किया जाता है। तो वैधानिक आयोग का गठन किया जाता है और इसका जो काम होता है प्रत्येक 10 वर्ष में जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने रखना या ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत करना। तो इसी के बाद में एक आयोग आता है जिसको हम बोलते हैं साइमन आयोग या साइमन कमीशन। जो साइमन कमीशन है ये निर्धारित किया जाता है कि ये प्रत्येक इसको 10 वर्ष में आना होता है, लेकिन ये नवंबर 1927 में निर्धारित समय से 2 वर्ष पहले ही इसको गठित कर दिया जाता है। और साइमन कमीशन आता है जो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है इसकी जांच करने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा जाता है। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग की घोषणा कर दी जाती है और जो वैधानिक आयोग भारत भेजा जाता है। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया है या बहिष्कार किया करते हैं। तो साइमन कमीशन निर्धारित समय से आना था 1929 में आना होता है, लेकिन ये 1927 में आ जाता है। निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही आता है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश होते हैं, इसलिए भारतीय जो सभी दल थे इसका बहिष्कार करते हैं या बायकॉट करते हैं। साइमन जो कमीशन था, साइमन कमीशन के द्वारा प्रस्ताव या प्रपोजल रखा जाता है। प्रस्ताव जो रखा जाता है वो विचार रखने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है, और इसी पर विचार रखने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन किए जाते हैं इंग्लैंड में। 3 गोलमेज सम्मेलन किए जाते हैं इसी प्रस्ताव पर विचार रखने के लिए, जिनको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। ये 3 जो कॉन्फ्रेंस होती हैं ये इंग्लैंड में आयोजित की जाती हैं। पहली होती है 1930 में, दूसरी होती है 1931 में और तीसरी होती है 1932 में आयोजित की जाती है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है ये इंग्लैंड में आयोजित की जाती है, और कांग्रेस की ओर से कांग्रेस की ओर से दूसरे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है 1931 की, इसमें महात्मा गांधी भाग लेते हैं। जबकि इन तीनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन तीनों जो कॉन्फ्रेंस होती है इनमें भाग लेते हैं। इस जो गोलमेज सम्मेलनों की जो रिपोर्ट आती है इसको वैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र की संज्ञा दी जाती है। वैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र की संज्ञा दी जाती है, यानी वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये साइमन कमीशन आता है। इसके बाद सांप्रदायिक अवार्ड 1932, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कम्युनल अवार्ड 1932। तो जो कम्युनल अवार्ड है ये भी जैसे हमने अभी बात की सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों को या कम्युनिटी को बांटा जा रहा है, इसी प्रकार से सांप्रदायिक अवार्ड भी लाया जाता है। इनमें जो भारतीय लोग होते हैं, भारतीय लोगों को भी जाति के आधार पर डिवीजन किया जाता है, दलितों के आधार पर या शेड्यूल कास्ट के आधार पर जो हिंदू थे उनको भी यहाँ पर डिवीजन उनका किया जाता है। इसी को हम कहते हैं सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड। और एक कम्युनल जो अवार्ड है ये ब्रिटिश उस समय पर प्रधानमंत्री रहते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा यह कम्युनल अवार्ड लाया जाता है।
और एक क्यों लाया जाता है, तो हिंदुओं को भी कई आधारों पर डिवाइड करने के लिए ये एक्ट लाया जा रहा है। तो इसे दलितों यानी शेड्यूल कास्ट के लिए लाया जाता है। लेकिन महात्मा गांधी ने पूना की यरवदा जेल में अनशन कर दिया है। अनशन इसी के खिलाफ करते हैं। अनशन पूना की यरवदा जेल में अनशन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अनशन के बाद भारतीय नेताओं और दलितों के बीच एक समझौता होता है। एक समझौता होता है जिसको हम पूना पैक्ट या पूना समझौते के नाम से जानते हैं। तो देखिए, हमने इसके बारे में देखा कि जो सांप्रदायिक अवार्ड है, कम्युनल अवार्ड है, 1932 में लाया गया है। किसके द्वारा लाया जाता है? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया जाता है। क्यों लाया गया था? तो हिंदुओं के लिए भी कई आधारों पर बांटा जा रहा है, इसके लिए लाया जाता है। लेकिन महात्मा गांधी ने इसके लिए यरवदा जेल में अनशन कर दिया था। अनशन के बाद कांग्रेस नेताओं और दलितों के बीच में एक समझौता होता है जिसको हम पूना पैक्ट या पूना समझौते के नाम से जानते हैं। इसमें इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा जाता है, यानी संयुक्त हिंदू व्यवस्था को बनाए रखा जाता है और दलितों के लिए भी स्थान आरक्षित कर दिए जाते हैं। यानी जो काउंसिल थी यानी लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी या जो इलेक्शन होते थे वो हिंदू निर्वाचन व्यवस्था के आधार पर ही होंगे। लेकिन दलितों के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर सीटें आरक्षित या स्थान आरक्षित कर दिए जाते हैं। तो इसमें प्रावधान किए जाते हैं। इसी के बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने बात की है इन सभी एक्टों के बारे में। जैसे हमने पढ़ा है, पहला एक्ट पढ़ा था 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का, 1861 के बाद हमने बात की है 1892 का, 1892 के बाद 1909 के बारे में समझा, 1909 के बाद 1919 के बारे में हमने समझा। अब हमारे सांवैधानिक विकास की दृष्टि से दो अधिनियम बचे हुए हैं। एक बचा 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बाद हम बात करेंगे अगली क्लास में